सही कागजी कार्यवाही से वो आपके सही उत्तराधिकारियों तक आसानी से पहुंच सकती है। ध्यान से सुनिएगा। किसको, कितना, कब और कैसे। हम अभी क्यों लिखें, ये तो ओल्ड एज की चीज़ है और हमें मालिकाना हक सिर्फ एक व्यक्ति के लीगल एयर को मिलता है जिन केसेस में व्यक्ति ने अपनी विल लिखी होती है। देखिए, जो ट्रस्ट बनाते हैं उनको सेटलर कहा जाता है। सेटलर के जो निर्देश होते हैं या जो उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट में लिख दिए जाते हैं, उसको ट्रस्ट डीड कहा जाता है। अगला ये है सवाल कि इस ट्रस्ट को जी हम एस्टेट प्लानिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करें। 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं 3 सर्टेनिटीज ऑफ ट्रस्ट, यानी निश्चितताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और पिछले एपिसोड्स की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं उपकार जी। और जैसे कि हम अभी तक कुछ एजुकेशनल एपिसोड्स करते आ रहे हैं जी, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि विल्स और ट्रस्ट वगैरह ये सब जो इश्यूज होते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं जी, और हमने आपसे ये भी वायदा लिया था कि आप हमें सक्सेशन प्लानिंग के बारे में डिटेल में बताएंगे। जी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें इसके बारे में बताएं। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस होती है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। पर अगर आपको कोई भी पर्सनल फाइनेंसेस या पर्सनल इश्यूज़ और सक्सेशन प्लानिंग या ट्रीटमेंट रिलेटेड डिस्कशंस करने हैं तो प्लीज़ अपनी लीगल टीम और हेल्थ केयर टीम को संपर्क करें और उनसे डिस्कस करके ही आगे बढ़ें। तो उपकार जी, अब आप प्लीज़ हमें बताना शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, देखिए, वैसे तो ये सारे इश्यूज़ के बारे में आपके लीगल सलाहकार ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे, मगर आज आपके चैनल के माध्यम से, होस्पीस इंडिया के माध्यम से मैं आपके सारे व्यूवर्स को सिर्फ प्रेरित करने के उद्देश्य से और कुछ अलग अगला कदम लेने के उद्देश्य से ये सब बातें समझाने जा रहा हूँ। और इसी डायरेक्शन में मेरा ये एक छोटी सी चेष्टा है और मैं चाहूँगा कि व्यूवर्स इसको ध्यान से सुनें और कोशिश करें कि अपने सलाहकार के साथ बैठकर इस मुद्दे पे अगला कदम ज़रूर लें। तो देखिए, सक्सेशन प्लानिंग या फिर एस्टेट प्लानिंग एक बहुत बड़े प्लान का छोटा हिस्सा होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने जीवन भर कुछ काम किया, धन अर्जित किया, आपने प्रॉपर्टी बनाई, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, मगर सही कागजी कार्यवाही से वो आपके सही उत्तराधिकारियों तक आसानी से पहुंच सकती है। एस्टेट प्लानिंग के 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किसको, कितना, कब और कैसे। मैं रिपीट करता हूँ, किसको, कितना, कब और कैसे। ये तो बहुत ही कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, थोड़ा सिंपल भी लग रहा है और इंटरेस्टिंग भी। बताइए प्लीज़। जी, आइए अब आपको इसको थोड़ा विस्तार में समझाने की चेष्टा करता हूँ। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किसको या किन को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं, उनको कितना देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं और कैसे
यानी देने का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। तो हम किसको चुनना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं और देने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स का हमें प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उपकार जी, अब आप ये बताइए कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। जी ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी चल व अचल संपत्ति की एक डिटेल्ड लिस्ट तैयार करनी होगी। अब अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपने अपने कागज़ संभाल के रखे हैं, तो पहला कदम आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। परंतु अगर आपने अपने कागज़ संभाल के नहीं रखे, तो इसका एक बड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट आपकी बैंक की पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट हो सकते हैं। उस अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक में आप सारी डेबिट एंट्रीज़ को एक एक करके देखें और ये ध्यान दें कि वो पैसा जो कटा है वो कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे करते करते आपको अपने सारे चल व अचल संपत्ति के डिटेल्स मिल जाएंगे। हाँ, ये हमने पहले वाले कुछ एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है कि इनकी अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक की क्या इम्पोर्टेंस है। जी। आई थिंक उसको रीइंफोर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही सारा कुछ शुरू होता जी। है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए इन सक्सेशन टूल्स के बारे में। जी डॉक्टर सौरभ, देखिए, जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद आपको अपने लीगल सलाहकार के साथ बैठकर एक डिस्कशन करना है और उस डिस्कशन के बाद आपको सही सक्सेशन टूल का चुनाव करना है। तो इन सक्सेशन टूल्स से जुड़ी या इस बात से जुड़ी ना कुछ कॉमन बातें हैं, या ऐसा कह लीजिए कि कुछ कॉमन धारणाएं हैं, क्या हम वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि तभी ये डिस्कशन थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा। जी, उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इन टूल्स के बारे में देना चाहता हूँ। बेसिकली इन टूल्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में डॉक्टर सौरभ वो टूल्स आते हैं जिनको आप डिज़ाइन तो अपने जीवन काल में करते हैं, परंतु वो उनका इस्तेमाल मृत्युपरांत ही हो सकता है। इसमें आते हैं विल्स, ट्रस्ट इत्यादि। दूसरी कैटेगरी में वो टूल्स आते हैं जिनको आप डिज़ाइन भी अपने जीवन काल में करते हैं और एग्जीक्यूट भी अपने जीवन काल में कर सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट डीड्स, लिविंग ट्रस्ट इत्यादि। ठीक है, ये आपने अच्छा समझाया। अब उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस पे हम आएंगे जो मतलब शायद जनता के भी सवाल होंगे, मेरे भी सवाल हैं। जी। ठीक। तो उपकार जी, देखिए क्या होता है आमतौर पे जब हम इस तरीके का कोई डिस्कशन किसी के साथ करते हैं, जी। है ना, कि अपना सक्सेशन प्लान करिए या विल लिख लीजिए, तो जनरली एक जो कॉमन कंसर्न होता है या एक कॉमनली जो एक बात निकल के आती है वो ये होती है कि हम अभी क्यों लिखें, ये तो ओल्ड एज की चीज़ है और हमें वृद्धावस्था में करनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर सौरभ, आपने ना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हालांकि इसका जवाब ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं है, बट सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे लोग, मेरे पास भी जब कुछ लोगों से बातचीत होती है, मेरे पास भी आते हैं, तो मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपना सक्सेशन प्लान करिए। तो लोगों की ऐसी धारणा है कि सक्सेशन प्लानिंग तो सिर्फ वृद्धावस्था में करनी चाहिए, अभी हमारी उम्र ही क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर मैं उन लोगों को भी यही समझाता हूँ और आज भी मैं आपके दर्शकों को यही बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, लाइफ इज़ अनसर्टेन, ये तो हम सभी मानते हैं। अगर सब कुछ सीधा सीधा ठीक ठाक ही चलता तो फिर रिस्क जैसे शब्दों का कोई मायने नहीं रहता और हम इतना सब ये डिस्कशन या ये सीरीज़ जो कर रहे हैं ये नहीं कर रहे होते। तो इसको एक तरीके से अपने रिस्क को कवर करने का
एक टूल समझ लीजिए। और मैं तो बोलूँगा कि आज ही अपने लीगल सलाहकार से मिलकर इस टूल के ऊपर एक डिस्कशन स्टार्ट करिए। एक दिन में तो बनता नहीं है, कुछ सीरीज ऑफ डिस्कशंस लगेंगे, उसके बाद आपका सक्सेशन प्लान तैयार होगा। यस, वेरी राइट। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो तब आप जल्दबाजी मचाएं। जब आप ठीक फील कर रहे हो, जब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उस समय इस बात पर सोचें, अपने घर में डिस्कशन करें और अपने लीगल सलाहकार से इस बात को आगे बढ़ाएं। जी, तो उपकार जी, अब मैं आता हूँ अपने एक और सवाल पे। जी। वो सवाल ये है कि आपने कह दिया कि विल की टाइमिंग कभी भी कर सकते हैं, करनी चाहिए, बट देखिए पता नहीं क्यों बट हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि विल का जो परसेप्शन है वो ऐसा है कि जब थोड़ा बीमार हों या जब हम आगे कुछ नहीं कर पा रहे हों तब हमें विल लिखनी चाहिए। वो आपने अभी बात करा, उसके बारे में समझाया, ठीक है। बट काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, हमारा घर परिवार के और लोग हैं, वो तो सब मिल कर के रहते हैं, तो विल फिर हम क्यों लिखें? मतलब विल लिखना एक थोड़ा सा स्टिग्मा कह लीजिए, या विल लिखने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है काफ़ी लोगों के बीच में। उसके बाद ये एक धारणा बन गई है, मतलब हम इसीलिए डिस्कशन भी कर रहे हैं ये सब। तो उसके बारे में अब बताइए आपकी इसको कैसे एड्रेस किया जाए इस बात को। जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया डॉक्टर सौरभ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो आपसी प्यार है वो बहुत अच्छा है, सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप है। हाँ बिल्कुल। और वो मिलजुल कर रहते हैं। तो इस पे मेरा कहना आपके दर्शकों से या और भी लोग जो इसके बारे में सोच रहे हैं वो ये है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके जो सक्सेसर्स हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और ये प्यार आपके जाने के बाद भी बना रहे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज ही अपना सक्सेशन प्लान बनवाएं, अपने लीगल सलाहकार से मिलें और एक अप्रोप्रिएट टूल का चुनाव करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। ये उस बॉन्डिंग को और उस सौहार्द को जो है ये उसको बढ़ावा ही देगा, मतलब उसमें मदद ही करेगा जी, है ना। चीज़ें क्लियर रहेंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे, है ना। अच्छा, तो अब उपकार जी मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस बहुत हैं आज मेरे पास, है ना। बात नहीं, सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए ये तो हो गया कि हमें विल लिखनी चाहिए जी, है ना। इट मेक्स थिंग्स इजी, इट कीप्स द फैमिली कंफर्टेबल, है ना। राइट। तो अब ये बात है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो नॉमिनेशंस करे हुए हैं, हमने बैंक अकाउंट में भी नॉमिनेशंस करे हैं, डीमैट में भी नॉमिनेशंस करे हैं, है ना, और भी इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं उनमें भी सारी नॉमिनेशंस करी हुई हैं, तो फिर हमें विल की क्या ज़रूरत है? तो ये आप मुझे समझाएं कि जब नॉमिनेशन कर दी है तो फिर विल की क्या ज़रूरत है? मैंने पिछले एपिसोड में नॉमिनेशंस के बारे में बात की थी और नॉमिनेशंस के बारे में समझाया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नॉमिनीज़ आपके एक तरीके के भरोसे के व्यक्ति, आपके कॉन्फिडेंट, आपके ट्रस्टी या एक जिम्मेदार व्यक्ति कह लीजिए, वो होते हैं। और जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं वो इस व्यक्ति को, मतलब अपने इस भरोसे के व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देके जाते हैं कि वो जो एसेट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, उसको सही सक्सेसर तक पहुंचाया जाए। ये जिम्मेदारी जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं वो नॉमिनी को देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नॉमिनी हैं वो आपके सक्सेसर भी हों।
तो टेक्निकली बोले तो नॉमिनी के पास मालिकाना हक नहीं होता। और ये बात हम पिछले मालिकाना हक के बारे में हम पिछले एपिसोड में भी एक विस्तार से डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा उपकार जी, देखिए अभी आपने बताया कि नॉमिनी जो होता है उसको मालिकाना हक नहीं होता जी। तो आप ये समझाइए कि ये मालिकाना हक कैसे और कब मिलता है। देखिए डॉक्टर सौरभ, मालिकाना हक सिर्फ एक व्यक्ति के लीगल हेयर को मिलता है, या तो उस व्यक्ति की लिखी हुई विल के आधार पर, या फिर रेलेवेंट सक्सेशन लॉज के आधार पर सिविल कोर्ट द्वारा इशू किए गए सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा मतलब डिटेल में समझाइए, कुछ टेक्निकल है कुछ लीगल है, थोड़ा सा डिटेल में। देखिए डॉक्टर सौरभ, जिन केसेस में व्यक्ति ने अपनी विल लिखी होती है उन केसेस में मृत्युपरांत प्रॉपर्टी का विभाजन विल या वसीयत के आधार पर कर दिया जाता है। इसको टेस्टामेंटरी सक्सेशन कहा जाता है। परंतु जिन केसेस में वसीयत नहीं लिखी होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे केसेस को इंटेस्टेट डेथ कहा जाता है। अब इंटरस्टेट डेथ के केसेस में रेलेवेंट सक्सेशन लॉज के आधार पर सिविल कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी का विभाजन किया जाता है। रेलेवेंट सक्सेशन लॉज के हिसाब से होगा, तो ये रेलेवेंट सक्सेशन लॉज का क्या मतलब है? जी देखिए डॉक्टर सौरभ, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विविधता का प्रतीक है और हमारे देश में अलग अलग धर्म और जाति को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार ने सबकी सुविधा, सबके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लॉज को उस तरह से बनाया है। इसीलिए मैंने रेलेवेंट सक्सेशन लॉज का शब्द का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आप अपने कानूनी सलाहकार से ज़रूर बात करें, क्योंकि वो इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं और इसके बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी ज़रूर, ये तो करना ही चाहिए जी। अच्छा, ये तो हुआ डिस्कशन, पहले नॉमिनेशन के बारे में जाना, फिर विल्स के बारे में जाना। अब आप हमें थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में बताएं उपकार जी। जी, बहुत संक्षिप्त में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ डॉक्टर सौरभ। देखिए, एक ट्रस्ट में 3 इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं: सेटलर, ट्रस्टीज एंड बेनिफिशियरीज। अब जो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं उन्हें सेटलर कहा जाता है, जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई जा रही है उनको बेनिफिशियरीज कहा जाता है, और जो लोग इस ट्रस्ट को चलाएंगे सेटलर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उन्हें ट्रस्टीज कहते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जिसमें इन सभी लोगों का विवरण, सेटलर द्वारा दिए गए निर्देश और ट्रस्ट का स्ट्रक्चर लिखा होता है उसको ट्रस्ट डीड कह देते हैं। यह तो समझ में आया, सेटलर, ट्रस्टीज़ और बेनिफिशियरी। अब अभी आपने जो समझाया उसको थोड़ा सा रीवर्ड करके थोड़ा और आसान लैंग्वेज में आप दोबारा से समझा सकते हैं, कनेक्ट करते हुए इन तीनों चारों चीज़ों। जी, कोशिश करता हूँ। देखिए, जो ट्रस्ट बनाते हैं उनको सेटलर कहा जाता है। सेटलर के जो निर्देश होते हैं या जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट में लिख दिए जाते हैं, उसको ट्रस्ट डीड कहा जाता है। गुड। अब ट्रस्ट को चलाने के लिए सेटलर कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनको ट्रस्टीज कहा जाता है, और अल्टीमेटली इतना सब कुछ हो रहा होता है कुछ लोगों को बेनिफिट्स या फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उन लोगों को बेनिफिशियरीज कहा जाता है। तो अगर मैं इसको
अपनी समझ के हिसाब से बोलूं तो सेटलर जो बेनिफिशियरीज़ को पहुंचाना चाहते हैं उसका माध्यम बनता है डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं ट्रस्ट डीड, और इस डॉक्यूमेंट को जो लोग रेगुलेट करते हैं वो होते हैं ट्रस्टीज़। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, इंस्ट्रक्शंस के आधार पर जो लोग कार्य करते हैं उनको ट्रस्टीज़ कहते हैं। तो सेटलर से चीज़ें बेनिफिशियरीज़ तक जानी चाहिए जी। वो कैसे जाएंगी, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं ट्रस्ट डीड जी। और जो सेटलर की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए कैसे ये चीज़ें बेनिफिशियरीज़ तक पहुंचाई जाएंगी वो ट्रस्टीज़ अश्योर करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू, ये बहुत अच्छा लगा हमको। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया समझने के लिए जी। ये इसमें ये मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होती थी, आई थिंक बाकी लोगों को भी होती होगी, तो ये तो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये है सवाल कि इस ट्रस्ट को जी हम एस्टेट प्लानिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करें। देखिए डॉक्टर सौरभ, हालांकि ट्रस्ट एस्टेट प्लानिंग का एक संपूर्ण सॉल्यूशन होता है, परंतु कभी कभी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके। क्योंकि ट्रस्ट जो होती है वो फैमिली, बिजनेस, ओनरशिप और सभी एरियाज़ को अच्छे से कवर कर लेती है। इसलिए इसको बनाने के लिए एक व्यक्ति को थॉट्स की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए लगती है डिटेल्ड प्लानिंग। बहुत मेटिकुलस काम होता है इसका मतलब ट्रस्ट मेकिंग। जी ठीक है उपकार जी, तो ये बताइए कि डिटेल्ड प्लानिंग में हम कैसे और क्या क्या बातों का ध्यान रखें ट्रस्ट का इस्तेमाल करते वक्त। देखिए, एक ट्रस्ट के एग्जिस्ट करने के लिए या उसके वैलिड होने के लिए 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं 3 सर्टेनिटीज ऑफ ट्रस्ट, यानी निश्चितताएं। इनमें पहला आता है सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, यानी जो सेटलर हैं या जो डोनर हैं या जिनकी प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हों, और ये बात ट्रस्ट डीड में लिखी हुई लैंग्वेज से साफ जाहिर होती हो, चाहे उसमें ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तब भी या ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल ना हुआ हो तब भी। यानी सेटलर की इंटेंशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसमें दूसरा आता है सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कौन सी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में होल्ड की जाएगी और उसमें से कितना बेनिफिट किस बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। अब इसमें तीसरा है सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी बेनिफिशियरीज कौन होंगे, या तो उनकी साफ पहचान लिखी हो या वो परिस्थिति या फॉर्मूला जिसकी मदद से बेनिफिशियरीज को साफ साफ पहचाना जा सके वो लिखा हो। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, सब्जेक्ट मैटर एंड ऑब्जेक्ट। राइट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है उस केस में क्या होगा? डॉक्टर सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अगर इनमें से किसी भी सर्टेनिटी की कंडीशन पूरी नहीं होती है तो ऐसा माना जाता है कि वो ट्रस्ट शुरुआत से ही वॉइड है, यानी वो ट्रस्ट कभी थी ही नहीं। अच्छा जी। तो आज का जो एपिसोड रहा ये काफ़ी मतलब हमने इसमें काफ़ी नॉलेज मिली और आई एम श्योर लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करी है और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मेरा एक करबद्ध निवेदन ये है कि आप अपने कानूनी सलाहकार से इस बारे में
ज़रूर बात करें, आज बात करें और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। सक्सेशन प्लानिंग या एस्टेट प्लानिंग एक ऐसा एरिया है डॉक्टर सौरभ जो डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि लाइफ में कितने रिस्क हैं, किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है, बावजूद उसके हम ये देखते हैं कि लोग इस एरिया पे ध्यान तक नहीं दे रहे हैं या सोचने से भी कतरा रहे हैं। वो एक्चुअली एक तो लाइफ के अनसर्टेनिटीज़ है, दूसरा ये एरियाज़ क्योंकि डिस्कस नहीं होते और डिस्कस नहीं होते किसी कारणवश, तो लोग थोड़े से इस एरिया में बात करने से कतराते हैं जी। वो होएगा, आई थिंक वक्त के साथ बदलाव आएगा। और तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करी उसको मैं एक छोटे से तरीके से समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। हमने शुरू में समझा कि विल्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, विल को किस टाइम करना चाहिए और विल को कैसे करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, और नॉमिनी और सक्सेसर में क्या फ़र्क होता है ये हमने समझा। सक्सेशन कैसे ट्रांसफ़र होता है विल के थ्रू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने समझी। और ट्रस्ट के बारे में हमने ये जाना कि सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशरीज़ और ट्रस्ट डीड क्या होते हैं। फिर हमने ये समझा कि ट्रस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर और सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ की कंडीशन नहीं पूरी होती हैं तो वो ट्रस्ट वॉइड हो जाती है। अब जैसा उपकार जी ने बोला और जैसा हम शुरू से अभी तक कहते आ रहे हैं, अपने लीगल और हेल्थ केयर टीम से ज़रूर संपर्क करें। उनसे डिस्कशंस के बिना इस पे आगे ना बढ़ें। ये एपिसोड सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए था, जिससे कि आपको डिस्कशंस करने में मदद मिले। तो आज हम यहीं रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।